गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत है। आपकी सभी की दीपावली की छुट्टियां चल रही है। वैसे तो अपनी बहुत लंबी चल रही है। दीपावली की आपने बहुत अच्छी बनाई होगी, सेहत का भी ध्यान रखा होगा। सेहत का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो यही पीक टाइम है जब अपन बीमार ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सेहत का। स्टार्ट करते हैं आज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर 27। इससे पहले 26 नंबर तक क्लास अपलोड हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से देखी होगी, समझी होगी, नोट्स भी बनाए होंगे। जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप में से लगभग 50% स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, वीडियो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और बाकी के स्टूडेंट्स को तो बस फुर्सत ही नहीं है। और कई तो ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट नोट्स ही बनाते हैं। तो यहाँ तक ही सीमित मत रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कोई आदेश निकाल दे उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी फिर से आज वापस 30 नवंबर तक बंद कर दिया है स्कूल कॉलेज को। तो ऐसे अगर चलता रहा तो आप पढ़ोगे कब? मान लो कि आपके एग्ज़ाम, अभी गवर्नमेंट का आरयू ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो अपना आयुक्तालय है आरयू का, उसने कहा था कि 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है करीबन सभी कॉलेजों में, लेकिन अपने यहाँ भी इतना नहीं हो पाया है। तो अगर मान लो कि आरयू एग्ज़ाम आपके अप्रैल में करवा दे तो अपना सिलेबस कहाँ कंप्लीट होगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो सिलेबस है वो दुगनी स्पीड से चलेगा। तो टाइम पे वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, और न समझ में आए तो डाउट क्लास में अच्छे से पूछें अगर आप पढ़ रहे हो तो। और नहीं पढ़ रहे हो तो किसी का कुछ मतलब नहीं है। वही लास्ट में आप उठा के पढ़ना है, रट्टा मारना है, जो चीज़ आप पहले से करते आ रहे हो। तो परंपरा आप निभा रहे हो, वही तो निभाओगे, लेकिन वो चीज़ गलत है। किसी चीज़ को अगर समझ के अपन लिख के पढ़ेंगे तो वो चीज़ अपने लॉन्ग टाइम तक चलेगी। यानी कि अपन जो कंपटीशन एग्जाम देंगे, आगे पीजी भी करेंगे, तो उसमें वो चीज़ बहुत काम आएगी। वापस से उस चीज़ को अपन को एक नाम मात्र से देखना पड़ेगा बस। तो ऐसा मत किया करो, चीज़ को पहले समझा करो, लिखा करो, फिर नोट किया करो। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में अपना जो टॉपिक हुआ था वो था सोसाइटी, समाज, कि एक समाज में कैसे जो स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है या कोई एनिमल की स्पीसीज है या कोई प्लांट की स्पीसीज है, ये सभी एक दूसरे से अलग तो रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें आपस में अंतर संबंध या अन्योन्य क्रियाएं या इंटरेक्शन पाया जाता है। जैसे मान लो कि अपन ह्यूमन स्पीसीज है, एक फैमिली है, सारे मेंबर को कमाने वाले हैं, वो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस लौट के वहीं पे आ रहे हैं। जो घर पे रहने वाले हैं वो अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी सब अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर भी एक जगह ही काम, लास्ट में एक जगह ही एकत्रित होते हैं। तो मैंने सोसाइटी में भी आपको यही समझाया था कि चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर संबंध पाया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? सोसाइटी, जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। सोसाइटी के कारण ही कुछ लाभदायक गुण सीखते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो। कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने लास्ट में यही बताया था कि एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है सोसाइटी के। भोजन करने में लाभ है, जैसे मान लो कि अपने मम्मी पापा कमाए नहीं तो अपन खाना कहाँ से खाएंगे। तो सोसाइटी का यही लाभ है कि अपन को फीडिंग या फूड आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज का जो टॉपिक रहेगा इसी में, सोसाइटी में ही है, सोशल बिहेवियर इन हनी बी। वैसे तो अपन ने हनी बी के बारे में काफ़ी डिटेल्स पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, फाइनल ईयर में थर्ड बुक चल रही है अपने, उसकी फर्स्ट यूनिट में भी अपन ने एपीकल्चर पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा था। और वापस से आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसमें फिर से हनी बी आ रही है, सोशल बिहेवियर इन हनी बी, यानी जो मधुमक्खी है उसमें सामाजिक व्यवहार कैसा होता है
उसके ऊपर कई बार आपके आरयू ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस टॉपिक को ले रहा हूं मैं। ऐसा ही एग्जाम्पल डीर में भी है। डीर, हरिण, आपकी बुक में अगर किसी के पास हो तो उसमें देखना, एक तो हनी बी का एग्जाम्पल है, एक डीर का एग्जाम्पल है। मंकी का भी था लेकिन उसको हटा दिया है आपके सिलेबस। तो इन दोनों में से मैं हनी बी का एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। तो हनी बी या जो मधुमक्खी है उसको अपन ने डिटेल से समझ लिया है पहले ही, फिर से अपन चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि इसमें सोशल बिहेवियर कैसे होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो सबसे पहले जो हनी बी है वो एक सोशल इंसेक्ट है। क्या है? सोशल इंसेक्ट, सामाजिक कीट है। यानी कि इसमें 3 प्रभेद हैं। वर्कर्स है, ड्रोन्स है, क्वीन है। ये 3 मेंबर आपस में मिलकर एक कॉलोनी या अपन बोल सकते हैं नेस्ट बनाते हैं। ये कॉलोनी बनाते हैं या एक घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। इनके इस कॉलोनी या नेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? बी हाइव या बी कोम्ब, जिसे मधुमक्खी छत्ता अपन हिंदी में बोलते हैं, उसे बी हाइव इंग्लिश में या बी कोम्ब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये जो हनी बी है इसमें लगभग, ये जो मान लो हनी बी जो कोम्ब है, इसमें एक कोम्ब में, एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 50,000 मेंबर्स रहते हैं। यानी कि 50,000 के लगभग ये वर्कर्स, ड्रोन और क्वीन एक बी कोम्ब में या बी हाइव में या मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाते हैं। यानी कि नॉर्मल अब मैं कहूँ कि एक मधुमक्खी का छत्ता है तो उसमें लगभग 50,000 के लगभग उसमें मधुमक्खियां होंगी, जिसमें मोस्टली जो वर्कर्स हैं वो 90% पार्ट बनाएंगे। कितना परसेंट? 90% पार्ट किनका होगा? वर्कर्स बीज का होगा। जो वर्कर्स बीज होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है। पहले से पता है अपन को, हिंदी में क्या बोलेंगे? बंधे मादाएं, बंधे मादाएं होती है। ठीक है। इसके बाद अगर मान लो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें वर्कर्स की, तो यह सिर, वक्ष एवं उदर में इनकी बॉडी डिवाइड रहती है। किनकी? बंदे मादाओं की। हेड वाला पार्ट है, वक्ष थोरेक्स वाला पार्ट है और एब्डोमेन उदर वाला भाग है। इनका कलर की अगर बात करें अपन तो ब्राउन ब्लैक होता है। इसके अलावा इनमें एक जोड़ी पंख भी होते हैं, कुछ लेग्स भी होती है, और इनका जो हेड वाला पार्ट है उनमें जो इनकी जॉ होती है उनमें मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है वो, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इनके हेड वाले पार्ट में, वो उससे कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो हनी बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये मैंने बताया वर्कर बीज के बारे में कि एक मान लो बी कोम्ब में 50,000 मेंबर्स है तो उसमें 90% पार्ट वर्कर बीज का ही होगा। वर्कर बीज स्टेराइल फीमेल होती है, यानी बंदे मादाएं होती है। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर, हेड, थोरेक्स एवं एब्डोमेन पार्ट में डिवाइड रहता है और इनका कलर ब्राउन ब्लैक होता है। क्लियर है? इनका वर्क क्या है? छत्ता बनाना, छत्ते की लोकेशन ढूंढना,
क्वीन बीज को फूड अवेलेबल करवाना और क्वीन बी की जो लार्वा है उनको फूड अवेलेबल करवाना, ये इनका वर्क है। ऐसे ही ड्रोन्स की बात करें अपन, जो ड्रोन है, अच्छा ये जो स्टेराइल फीमेल है यह हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड होती है? ये डिप्लॉइड होती है 2n, लेकिन स्टेराइल होती है, बंदे होती है। 2n तो होती है, डिप्लॉइड तो होती है, लेकिन बंदे होती है। ये जो ड्रोन्स है ये हैप्लॉइड यानी n होते हैं, हैप्लॉइड। कौन? ड्रोन्स। इन ड्रोन्स की अगर, अच्छा ये जो वर्कर बीज है इनकी साइज की बात करें तो जो क्वीन है, क्वीन के ऊपर को पता है कि सबसे बड़ी साइज होती है एक मधुमक्खी के छत्ते में, सबसे बड़ी साइज की कौन होगी? क्वीन, रानी मधुमक्खी होगी। उससे छोटी वर्कर बीज होगी और उससे भी छोटे ड्रोन्स होंगे। या अपन बोल सकते हैं कि जो वर्कर बीज है वो सब साइज में सबसे छोटी, और इससे वर्कर बीज से थोड़ी सी बड़े होंगे ड्रोन्स। क्लियर है? तो ये मैंने साइज का बता दिया है आपको। इसके बारे में मैंने बताया ड्रोन्स हैप्लॉइड होते हैं। इनका मोस्ट वर्क है क्वीन को फर्टाइल करना, क्वीन को फर्टाइल करना, बस इतना ही काम है ड्रोन्स का। फर्टिलाइजेशन के या कोपुलेशन के तुरंत बाद इनकी डेथ हो जाती है, या फिर विपरीत परिस्थितियां जब आती है, जैसे मान लो कि फूड की कमी हो गई तो या मेंबर्स ज़्यादा हो गए छत्ते में, तो इन ड्रोन्स को बाहर खदेड़ दिया जाता है वर्कर बीज के द्वारा। तो इनका मेन वर्क क्या है ड्रोन्स का? कोपुलेशन। कौन सी रिएक्शन के द्वारा, कौन सी रिएक्शन के माध्यम से? कोपुलेशन, स्विमिंग, ये सॉरी नूपिटल फ्लाइट। नूपिटियल फ्लाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कामद उड़ान। कामद उड़ान, नूपिटियल फ्लाइट, जिसकी इस उड़ान के दौरान, इस फ्लाइट के दौरान ड्रोन और क्वीन में कोपुलेशन होगा, यानी इसे बोलते हैं मैथून, यानी फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन होगी, और जो क्वीन बी है वो तुरंत ही वापस छत्ते में लौट आएगी और एग्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो ड्रोन या तो उस टाइम मर जाएगा, मोस्टली मरते ही हैं, तो ड्रोन्स मोस्टली मर जाएंगे, या फिर अगर बच जाते हैं तो वापस छत्ते में आ जाते हैं। अगर उस छत्ते में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा हो गई या फूड की कमी हो गई तो इन ड्रोन्स को सबसे पहले बाहर खदेड़ दिया जाता है कि आप जाओ यहाँ से। क्लियर है? अब कई बार ये कंफ्यूज होता है कि मान लो कि एक छत्ता है, बी कॉम्ब है, उसकी रानी मधुमक्खी मर जाए या वहाँ से निकल के कहीं और चली जाए, तो उस पुराने छत्ते का क्या होगा? सोचने की बात है, क्योंकि अपन सोशल बिहेवियर पढ़ रहे हैं हनी बी में, तो ये चीज अपन को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक मधुमक्खी के छत्ते में मेंबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो वर्कर बीज हैं वो दो टाइप के रूल बनाती है। फर्स्ट टाइप का रूल ये है कि जो ड्रोन्स है उनको बाहर भगा दिया जाए। दूसरा ये है कि जो क्वीन बी है यह कुछ वर्कर बीज के साथ, कुछ ड्रोन्स के साथ उस छत्ते से बाहर निकल जाए और एक नए स्थान का चुनाव करे और वहां पे एक नया छत्ता बनाए, एक कोम्ब बनाए। ठीक है, तो ये तो हो गई एक नए छत्ते बनाने की कहानी। पुराने छत्ते की क्या स्थिति होगी, ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। तो पुराने छत्ते में ये होता है कि जो इस मधुमक्खी के द्वारा, इस क्वीन मधुमक्खी के द्वारा जो लार्वा दिए गए थे, जो एग्स दिए गए थे, उनको वर्कर बीज जो वहां पे रह रही है पुराने छत्ते में, उनके द्वारा इनको रॉयल जेली नामक फूड दिया जाता है कंटिन्यू। क्वीन के लार्वा को जो पुराने छत्ते में है उनको वर्कर बीज क्या दे रही है? रॉयल जेली नामक फूड दे रही है, जिसके कारण कुछ समय बाद बहुत सारी क्वीन बीज डेवलप होगी, बहुत सारी क्वीन बीज डेवलप होगी। वैसे तो एक ही क्वीन बी होती है एक छत्ते में, लेकिन बहुत सारी डेवलप हो रही है, तो उनमें आपस में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा वर्चस्व के लिए कि ये मेरा छत्ता मेरा है, इसमें मेरा राज चलेगा। तो उनमें से जो क्वीन बी जीतेगी वही उस छत्ते पे अधिकार करेगी और आगे एग्स का प्रोडक्शन करेगी।
अगर पुरानी रानी मधुमक्खी वहाँ पे है तो जब तक वहाँ पे है तो ये नई वाली मधुमक्खियाँ एग्स का प्रोडक्शन नहीं करेगी। अगर वो नहीं है तो ये इनमें लड़ाई होगी और जो जीतेगी वही उस छत्ते की रानी कहलाएगी और वो ही आगे एग्स का प्रोडक्शन करेगी। तो ये तो हो गई एक पुराने छत्ते की कहानी। नए छत्ते में उस ड्रोन और क्वीन के बीच नूपिटल फ्लाइट के दौरान, कामत उड़ान के दौरान कॉपुलेशन हुआ और ड्रोन मर गए और वर्कर जो क्वीन बी थी फर्टिलाइज्ड हो गई है। अब वो छत्ते में जाके चली जाती है और वहाँ पे कोपुलेशन के तुरंत बाद, कोपुलेशन मतलब है मैथुन क्रिया, नूपिटल फ्लाइट के दौरान फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद एग्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। यानी जैसे ही कोपुलेशन हुआ इसके 3 दिन बाद 3 डेज के बाद ये क्वीन बी एग्स का प्रोडक्शन करना नए छत्ते में स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब वापस चलते हैं पुराने छत्ते की ओर। पुराने छत्ते में अगर मान लो कि जो वर्कर बीज हैं वो छत्ता धीरे धीरे बना रही है, फूड धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है, तो उस टाइम क्वीन बी एक सबस्टेंस रिलीज करती है अपने मैंडिबुलर ग्लैंड से ताकि ये सिचुएशन मेंटेन की जाए। कैसे मेंटेन होगी कि वो वर्कर जो बीज है वो रानी मधुमक्खी को फूड देना कम कर देगी, जिसके कारण वो जो वर्कर बीज है वो छत्ता दुगनी स्पीड से बनाएगी। अगर मान लो कि मधुमक्खी रानी जो मधुमक्खी है वो एग्स कम देना स्टार्ट कर दे तो जो वर्कर बीज हैं वो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ मेंबर्स को कम करते हैं, जैसे ड्रोन्स को बाहर भगा दिया। ऐसे ये सोशल बिहेवियर इनमें चलता रहता है। अब बात करते हैं अपन हनी बीज, लास्ट में अपन लेंगे इनमें कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, इनमें लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसका एग्जाम्पल। अभी बात करते हैं हनी बी की जो स्पीसीज है वो कौन कौन सी है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। जो हनी बी है उसकी अगर स्पीसीज की बात करें, अपन कास्ट की बात करें, तो अपन ने आपकी यूनिट फर्स्ट में पढ़ी है 4 कास्ट। तो कौन कौन सी थी? एपिस डोरसेटा, जिसे अपन बोल रहे थे रोक बी, यही बोल रहे थे। सेकंड नंबर पे अपन ने बात की थी एपिस इंडिका, इंडियन बी के नाम से इसे जाना जाता है। थर्ड नंबर पे अपन ने बात की थी एपिस फ्लोरिया, इसे अपन बोल रहे थे लिटिल बी। फोर्थ नंबर पे अपन ने बात की थी एपिस मेलिफेरा, जिसे अपन बोल रहे थे यूरोपियन बी। ये 4 स्पीसीज के बारे में अपन आपकी यूनिट फर्स्ट में क्लियर कर चुके थे। कौन सी मधुमक्खी किस स्वभाव की होती है, कितना शहद बनाती है, कितनी साइज की होती है। सबसे बड़ी साइज ये थी 20 mm, ये फिर 15 mm, ये 8 mm, ऐसे कुछ था। सबसे ज़्यादा शायद रोक भी बना रही थी, लेकिन ये गुस्सेल स्वभाव की थी, इसे पाल नहीं सकते अपन। लास्ट में अपन ने जो यूरोपियन बी के बारे में बात करी थी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का शहद बना रही थी। और लिटिल बी तो ये थी इंडियन बी, और ये एपिस फ्लोरिया इससे 3-4 गुना अधिक, 10-11 गुना अधिक शहद बना रही थी। इसके अलावा आपकी यूनिट सेकंड में एक और स्पीसीज बता रखी है एपिस एडमसोनी, इसे अफ्रीकन बी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकन बी। तो ये लगभग 5 स्पीसीज के नाम हैं हनी बी के जो आपके सिलेबस में दी हुई है, ये भी आपको शो करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसकी लाइफ साइकिल की ओर कि हनी बी की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो लाइफ साइकिल में जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँ कि जैसे ही नूपिटल फ्लाइट के दौरान, नूपिटल फ्लाइट कब होती है? जब वृंदन होता है। और वृंदन क्या है? स्वयंवृंग जिसे बोलते हैं,
ध्यान से समझना। जब भी रानी मधुमक्खी नए छत्ते की तलाश में बाहर निकलती है तो उस टाइम जो रिएक्शन होती है कि रानी मधुमक्खी कुछ वर्कर बीज और ड्रोन्स के साथ नए छत्ते की तलाश में निकलती है, तो उस क्रिया को बोलेंगे वृंदन। वृंदन इंग्लिश में स्वेर्मिंग। ठीक है, इस स्वेर्मिंग के दौरान कामद उड़ान, जिसे बोल रहे हैं नुप्टियल फ्लाइट। ठीक है, इसके दौरान जो क्वीन बी है यह फर्टाइल हो जाएगी और छत्ते में जाकर एग्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। कितने दिन बाद? कोपुलेशन के 3 डेज बाद, यानी जैसे ही मैथुन क्रिया होगी नुप्टियल फ्लाइट के दौरान, तो उसके 3 दिन बाद रानी मधुमक्खी एग्स देना स्टार्ट कर देगी। ये एग्स कहाँ पर कौन से दिए जाएंगे उसका भी स्पेशली ध्यान रखा जाता है। जो फर्टाइल एग्स देगी क्वीन बी, वो तो देगी जो क्वीन चेम्बर है उनमें, और जो अनफर्टाइल एग है वो देगी ड्रोन एवं वर्कर बीज वाले चेम्बर में। क्योंकि अपन को पहले से पता है कि जो रानी मधुमक्खी के फर्टाइल एग्स होते हैं उनसे क्वीन बी ही बनेगी आगे चल के, और जो अनफर्टाइल एग है उनसे वर्कर बीज बनेगी और ड्रोन्स बनेंगे। क्लियर है? ये क्वीन बी कोपुलेशन के बाद लगभग 3 दिन बाद एग देना स्टार्ट कर देगी। ये अपनी मर्जी से एग्स देना बंद कर सकती है और स्टार्ट कर सकती है। अगर फूड पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है उस छत्ते के आसपास, तो उसके माध्यम से एक दिन में, 1 डे में 1000 एग्स दिए जाएंगे और लाइफ टाइम लगभग 5 लाख एग्स ये रानी मधुमक्खी देती है। क्लियर है? कोपुलेशन के 3 दिन बाद एग्स दिए और उसके 3 दिन बाद इनमें स्फोटन होगा, इन एग्स में स्फोटन होगा और इनसे क्या निकलेंगे? लार्वा या गर्भ। या तो लार्वा बोलेंगे इनको या गर्भ बोलेंगे, GRUB, गर्भ। जैसे कोपुलेशन हुआ, उसकी कोपुलेशन के तुरंत बाद 3 दिन बाद रानी मधुमक्खी ने एग्स दिए। इन एग्स के देने के 3 दिन बाद इनसे लार्वा या गर्भ निकले। इन लार्वा या गर्भ को वर्कर बीज ने खाने में फूड के रूप में रॉयल जेली दिया। ठीक है, रॉयल जेली क्या होता है? नेक्टर और कुछ मात्रा में हनी, उसका मिश्रण होता है। रॉयल जेली क्या है? हनी प्लस नेक्टर, इनका मिश्रित रूप होता है जिसे रॉयल जेली बोलते हैं, जो इन हनी क्वीन बी के लार्वा को या गर्भ को फूड में दिया जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस, अच्छा स्पेशली जो क्वीन बी के लार्वा है जो फर्टाइल है उनको तो लाइफ टाइम रॉयल जेली ही खिलाई जाएगी, और जो वर्कर बीज या जो ड्रोन है उनको बी ब्रेड नामक फूड दिया जाएगा। किनको? वर्कर्स प्लस ड्रोन्स बीज को ओनली बी ब्रेड दिया जाएगा। बी ब्रेड क्या होता है? पोलन ग्रेन्स प्लस कुछ हनी का मिश्रण होता है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? बी ब्रेड। यह वर्कर्स बीज द्वारा वर्कर्स के लार्वा और ड्रोन्स के लार्वा को दिया जा रहा है। ठीक है, इसी टाइम
इन लार्वा में या गर्भ में निर्मोचन, जिसे अपन बोलते हैं मोल्टिंग, मोल्टिंग, निर्मोचन की क्रिया भी होती रहती है। ये जो लार्वा है ये पंख विहीन, नेत्र विहीन, लेग विहीन होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े जैसे। इसी टाइम क्या हुआ, मोल्टिंग भी हो रही है, निर्मोचन भी हो रहा है। वर्कर बीज इन लार्वा को जो चेंबर है, जैसे मान लो कि ये छत्ता है, इसमें बहुत सारे ये चेंबर बने हुए हैं, इनमें इन लार्वा को कुछ हनी, कुछ नेक्टर, पोलन ग्रेन्स डालकर भरकर ऊपर मोम का केप लगा देती है, वैक्स की केप लगाकर इनको चेंबर को बंद कर देती है ऊपर से। तो इनके अंदर क्या है, लार्वा है, जो ये फूड ग्रहण करते हुए, जो ये हनी और जो पोलन ग्रेन्स डाले हैं वर्कर बीज ने, उनको ग्रहण करते हुए प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, प्यूपा। ये प्यूपा अवस्था जो है अपने चारों तरफ जैसे रेशम का धागा लपेट रही है, लपेटती, जैसे अपने से सेरिकल्चर में पढ़ा था, कोकून का निर्माण करेगी। जो प्यूपा अवस्था है अपने चारों तरफ एक धागा सा लपेट कर, जैसे रेशम का धागा लपेटा जाता है, वैसे ही ये कोकून का निर्माण करेगी। और उस कोकून के अंदर ही इस लार्वा का मेटामॉर्फोसिस चलता रहेगा, जिसे अपन बोलते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, जिसे अपन बोलते हैं कायांतरण होता रहता है। और कुछ टाइम बाद ये प्यूपा उस वैक्स की केप को काट कर बाहर आ जाता है, और इसमें आइज भी होती है, यानी छोटी मधुमक्खी के समान छोटा सा बच्चा होता है उसका, मधुमक्खी उसका छोटा रूप, यानी कि इसमें आइज भी होगी, पंख भी होंगे, लेग्स भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक हनी बी की लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब जो क्वीन बी है वह अपने इस कोम्ब की, इस बी हाइव की या छत्ते की रेगुलरिटी के लिए कुछ अपनी जो में मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है, उनसे एक क्वीन सबस्टेंस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, क्वीन सबस्टेंस, जो उस छत्ते को में सोशल जो बिहेवियर है कि मिलजुल कर काम करना, उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। तो उस क्वीन सबस्टेंस को अपन एक टाइप का फिरोमोन भी बोल सकते हैं। क्वीन बी जो कि मैंडिबुलर ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, क्वीन सबस्टेंस, जो एक टाइप का क्या है, फिरोमोन है, जो उस छत्ते में वर्कर बीज, ड्रोन्स और नई रानी मधुमक्खियां उत्पन्न हो, कब उत्पन्न करनी है, उस सभी का रेगुलरिटी या नियमन रखने का कार्य करता है क्वीन सबस्टेंस या फिरोमोन। इसका ही एग्जाम्पल अपन ने आपकी पिछली क्लास में लिया था जब फिरोमोन्स का अपने टॉपिक चला था, तो वहाँ पे हनी बी सबस्टेंस का एक केमिकल फॉर्मूला भी अपन ने लिखा था। क्लियर है। तो ये है लाइफ साइकिल, और एक सोशल बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए जो क्वीन बी है वो क्वीन बी सबस्टेंस रिलीज करती है, जिसे एक टाइप का फिरोमोन है। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो है कम्युनिकेशन। जैसे मान लो कि जो वर्कर बीज हैं वो फूड की तलाश कैसे करती है, उनको कैसे पता चलता है कि इतनी दूरी पर इस दिशा में बहुत अधिक मात्रा में स्वादिष्ट नेक्टर, पोलन ग्रेन्स अवेलेबल है। तो इसके लिए इनमें जो संप्रेषण की क्रिया होती है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसे अपन बोलते हैं, वो कैसे होता है। तो इसमें 2 टाइप के डांस दे रखे हैं। जैसे आप भी बहुत अच्छा डांस करते हो सभी, वैसे ही मधुमक्खियां भी आपको देख के बहुत अच्छा डांस करती है, जिसमें से फर्स्ट नंबर का है राउंड डांस, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं अपन घूमर
नृत्य, आप जैसे घूमर नृत्य करते हो, गोल गोल डांस करते हो, वैसे ही ये मधुमक्खियां भी गोल गोल घूमर नृत्य करती है। क्यों करती है? अगर फूड 100 मीटर से अधिक दूरी पर उपस्थित हो, छत्ते से 100 मीटर अधिक दूरी पर उपस्थित हो, तो उस टाइम जो वर्कर बीज होती है, जो खोजी वर्कर बीज होती है फूड खोजने वाली, उनके द्वारा राउंड डांस किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि मधुमक्खी यहाँ पे है तो वो घूमते हुए वापस यहीं पे आ जाएगी, तो राउंड राउंड चक्कर लगाएगी एक ही जगह घूम घूम कर। तो इसीलिए इस डांस का क्या नाम रख दिया? राउंड डांस। तो ये बताता है अदर जो वर्कर बीज होती है उनको कि 100 मीटर इस दिशा में इतनी दूरी पर फूड अवेलेबल है। सेकंड जो इनके द्वारा क्रिया होती है, डांस होता है, वो है टेल वेगल डांस। टेल वेगल डांस, ये डांस तब किया जाता है इनके द्वारा जब फूड जो होता है बहुत अधिक दूरी पर उपस्थित होता है, यानी 100 मीटर से भी बहुत अधिक दूरी पर उपस्थित हो। तो उस टाइम वर्कर बीज द्वारा, जो खोजी वर्कर बीज होती है उनके द्वारा, जैसे 8 बनाते हैं अपन, 8 ऐसे, एक कोई वर्कर बी है उसके द्वारा अपने टेल, जो पीछे वाला एब्डोमेन वाला पार्ट है, उसको हिलाते हुए, ठुमके लगाते हुए, फॉर एग्जाम्पल ठुमके लगाते हुए यह यहाँ से चलते हुए ऐसे राउंड सा चक्कर बनाएगी, एक राउंड, फिर एक दूसरा चक्कर लगाएगी यहाँ से, तो 8 जैसी आकृति ये बनाएगी अपनी टेल को हिलाते हुए, ठुमके लगाते हुए। इसीलिए इस डांस का क्या नाम रख दिया? टेल वेगल डांस। जो अदर वर्कर बीज को ये बताता है कि जो फूड है इस दिशा में है और इतनी दूरी पर उपस्थित है, तो बाकी की जो वर्कर बीज है अपने आप वहां पे चली जाती। तो ये था आज सोशल बिहेवियर इन हनी बी, जिसको अपन ने डिटेल से जाना। क्लियरली आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।